रासायनिक अभिक्रिया के दो महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए, जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मिली हुई होती हैं। कौन कौन सी? जैसे मैंने एक H लिया और एक प्लस O लिया, ठीक है, इससे मिलके क्या बना दिया? H2O। तो ये जो H है, ये H और O, ये कहलाते हैं अभिकारक। इन दोनों से मिलके जो हमें H2O प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं उत्पाद। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया में एक तो अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अब तो अभिकारक की बात करें, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे मैंने H को लिया और O को लिया। अब ये दोनों मिलकर एक अभिकारक का कार्य करेंगे, क्योंकि मैंने इन दोनों पदार्थों को अभिक्रिया के अंतर्गत लिया है और इन दोनों से मिलकर जो हमें प्राप्त हुआ है जल, ये जो जल होगा ये हमारा उत्पाद होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक, पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण होती क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, या रासायनिक अभिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों को उनके प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे अब हम बात करें दूध प्लस दही या दूध प्लस नींबू से दही मिलके बना, तो ये तो समीकरण होगी। लेकिन अब यदि मैं हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को एसिड नोटेट करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है, ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो O है। अब मैंने इन दोनों को जब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत लिया इन तत्वों के द्वारा, तो ये हमारी रासायनिक समीकरण होगी। अब यदि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाए, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? अगला है, जैसे अब एक और चीज आती है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे हम यदि हाइड्रोजन के एटम्स की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम्स एक होगा, ऑक्सीजन का एटम्स एक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के एटम्स की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटम्स है वो 2 है और ऑक्सीजन का जो एटम्स है वो 1 है। तो अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम से इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, मैंने एक हाइड्रोजन का एटम्स लिया, एक ऑक्सीजन का एटम्स लिया। हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को मिला के हमें क्या प्राप्त होता है? H2O। अब इनकी हमें भौतिक अवस्थाएं भी लिखना जरूरी है। ये G है, ये भी G है, और ये क्या है? L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, ठीक है, H फॉर सॉलिड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करें और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। अब हम देखते हैं कि 2 और 1 3। क्या, एक चीज बताओ, 10 रुपये से कोई 20 रुपये का सामान खरीद सकता है क्या?
नहीं ना। तो इसी प्रकार से जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं उतने ही उत्पादक में हाइड्रोजन के एटम्स का होना आवश्यक है। यदि इतने हाइड्रोजन के एटम्स नहीं है तो ये हमारी जो समीकरण होगी गलत होगी। इसीलिए इसको सुचारू रूप से सही करने के लिए हमें असंतुलित समीकरणों को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अब करते कैसे हैं, एक तरफ तो लिख लो अभिकारक, एक तरफ उत्पाद। अभिकारक में क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर इनको तत्वों को ही लिख लो, तत्व। अब यहां पर लिख लो अभिकारक और यहां उत्पाद। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की भी 1, उत्पाद में हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1। यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 1 2, तो देखिए हाइड्रोजन में 2 से मैंने गुणा कर दी। तो अब ये जो है रासायनिक समीकरण कैसी होगी, संतुलित होगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक और चीज देखते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरणों को जो संतुलित करते हैं हम उनके परमाणुओं के द्वारा संतुलित करते हैं। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा 2H और H2। इनमें क्या डिफरेंट होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ये हाइड्रोजन के 2 अणुओं को दर्शाता है, और ये जो H2 है ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाता है। अब आपने अणु और परमाणु के बारे में तो जानते ही होंगे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये जो रासायनिक समीकरण है आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता और ना ही विनाश किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, ना तो इसमें इसका निर्माण किया जाएगा हाइड्रोजन का, ना ही इसको अलग से विनाश कर सकते हैं, ना तो यहाँ से हटा सकते हैं ना ही यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार का मतलब नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्वैविस्थापन, और नंबर 5 उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 बात करते हैं संयोजन। देखो संयोजन का मतलब है 2 या 2 से अधिक का योजन। योजन का मतलब है मिलना, संयोग करना, एक दूसरे से जुड़ना। अर्थात क्या, इन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। किसमें, संयोजन अभिक्रिया में। जैसे मैंने ये एक अभिकारक ये हो गया प्लस बी, दूसरा अभिकारक ये हो गया। इसमें ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। तो 1 और 1 दो अभिकारक मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें खाली 2 या 2 से अधिक पदार्थ ले सकते हैं। जैसे A प्लस B प्लस C से मिलकर D बन जाए, इसमें 3 अभिकारक हो गए। तो इन 3 अभिकारकों का संयोजन होके एक लास्ट वाले
उत्पाद का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये हमारी क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। द्वारा रिपीट करते हैं, इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, अगली बात करते हैं जैसे जल का निर्माण। अब हम अगले में करेंगे जल का निर्माण। जल के निर्माण में क्या होता है कि 2H2, ये दोनों क्या है, गैस है, प्लस O2, ये भी गैस है। ये एक तो अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक ये हो गया। इन दोनों से अभिकारकों से मिलके हमें क्या बन गया, जल मिल गया, लिक्विड में प्राप्त हो। ये जो पीछे हम लिखते हैं, ये इनकी भौतिक अवस्थाएं होती है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इन दोनों से मिलके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ, जो कि क्या है, लिक्विड है। तो इनकी भौतिक अवस्था में भी चेंजिंग आ गई। ठीक है, इसको कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं, अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये जो वियोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल जस्ट विपरीत है। विपरीत का मतलब होता है जिसमें एक अभिकारक टूटकर, जैसे मैंने ए लिया, ये इसमें एक अभिकारक है और ये एक बी और प्लस सी में टूट गया। मतलब ए के वियोजन हो गए, टुकड़े हो गए, कौन कौन से, बी और सी। तो ये कहलाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे एक अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे एक अभिकारक है बी और सी, दो उत्पादकों में टूट गया, तो ये हमारा कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। अब ये टूटता कैसे है, जैसे मैंने जल ले लिया, जल को मैंने यहाँ पे ऊष्मा करा, ऊष्मा का मतलब है गर्म करा। गर्म करने पर ये हमें किस में प्राप्त हो जाएगा, 2H2 प्लस बाष्पीकरण हो जाएगा, उसका O2 निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के कई एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 है ऊष्मीय वियोजन। अगला है वैद्युत वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। अर्थात इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जा सकता है, विद्युत के द्वारा तोड़ा जा सकता है और प्रकाशीय के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो नंबर 1 में हम बात करते हैं, ये जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, ये क्या होती है। इसमें जैसे मैंने ये CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको मैंने ऊष्मा दी, क्या दी, ऊष्मा दी। ऊष्मा देने पर एक तो ये CaO सॉलिड और प्लस के CO2 गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अभी ये जो मैंने एक अभिकारक लिया था, ये अभिकार, पहली बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, तो CaCO3 एक अभिकारक है जो कि सॉलिड है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया, वियोजन हो गया। तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत होगी। लेकिन जो इसका वियोजन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ऊष्मा के द्वारा। इसका जो वियोजन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ऊष्मा के द्वारा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है। अगला है वैद्युत वियोजन। जैसे मैंने H2O जल ले लिया, जल को वैद्युत किया, तो यहां पे हमें क्या प्राप्त होगा, 2H2 प्लस के O2। ठीक है। अब ये जो जल है, ये जो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया होता है, वैद्युत धारा के प्रभावित होने के कारण
होने वाला वियोजन मतलब ये उत्पाद है, उत्पाद में जो वियोजन कर रहे हैं हम, वो किसके द्वारा कर रहे हैं? वैद्युत के द्वारा वियोजन कर रहे हैं, तो ये वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अगला पॉइंट है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला। जैसे मैंने 2AgCl ले लिया, ठीक है, ये सॉलिड होता है, इससे मैंने क्या बनाया 2Ag और प्लस Cl बाहर निकाल दिया। देखो मैंने क्या लिया, AgCl लिया, सॉलिड है, इसमें से क्या क्या बन गया, Ag और Cl बाहर निकल गया, मतलब इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। लेकिन जो वियोजन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग किया जाता है वो कलर फोटोग्राफी में किया जाता है। मतलब ब्लैक एंड वाइट जो फोटो आप लोग बनाते हो ना, रील से जो फोटो को निकालते हो, उसके लिए भी ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप मन लगा के पढ़िए। ऐसे ही अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो विस्थापन अभिक्रिया, द्वय विस्थापन अभिक्रिया और सारी अभिक्रियाएं बताएंगे। और उसके बाद में हम आपको कराएंगे विक्र संहिता, दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया, उसमें छेपी, उसमें शोषी अभिक्रिया, बस ठीक है। तो थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।